देखिए आप कानून व्यवस्था की क्या हालत, शरेआम छुरेबाजी, गोलियां चल रही, रिपोर्टिंग रूम के सामने मर्डर हो जाता है। केवल और केवल मित्रों की भर्तियां जरूर हुई, बाकी जो है रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। बागवानों को कहा था आप अपनी मर्जी से अपने दाम तय करेंगे। इतनी बुरी तरह से मार्केट क्रैश हुई है सेब की, और इन्होंने कहा था आप तय करेंगे, अब सेबों के दाम आप खुद तय करेंगे। दाम तो छोड़िए, जो सेब हमने दिया उसके पैसे नहीं मिल पा रहे हमको एचपीएमसी से, वो दिला दीजिए सुक्खू जी, उतनी मेहरबानी बहुत होगी। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अभी तो जो वो चुनाव हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन के घेरे में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से कुछ पैसे वहाँ पर बांटे गए हैं चुनाव के समय में, कर्मचारी परेशान घूम रहे, तनख्वाहें नहीं मिल रही, एचआरटीसी वाले आए दिन धरने दे रहे। देखिए युवाओं के पास रोजगार नहीं। मैं बोल रहा हूँ 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है, कब जागेंगे जब 50% हो जाएगा। तो युवाओं की कितनी सुनी जाती है? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है जितना युवाओं को महत्व, और युवाओं के लिए अगर कोई सरकार कुछ करती है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक पद, एक चेहरा और एक जिम्मेदारी, ये सिद्धांत किस तरह से लागू होता है जमीन पर? पद आपकी क्षमता के हिसाब से दिए जाते हैं, चेहरे का यहाँ कोई महत्व नहीं, केवल कमल का फूल, जैसे मैं पहले कह रहा था। संघ की तपस्या, किसान की सादगी और युवा जोश का संगम। एक ऐसे युवा नेता जिसकी पहचान उनके पदों से नहीं बल्कि संगठन और उनके कार्यों से होती है। बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वे स्वयंसेवक रहे हैं और युवाओं की आवाज़ को हमेशा आगे लेकर बढ़ते रहे हैं सुशील कदछोली जी। मंडल स्तर से लेकर प्रदेश महामंत्री तक के इस सफर को उन्होंने किस तरह से तय किया है, और युवाओं को लेकर, आज की राजनीति को लेकर, और साथ ही अपनी सामाजिक सरोकार को लेकर वो किस तरह से तैयार हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे अनंत ज्ञान में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शुरुआत यहीं से करेंगे कि संघ की तपस्या, जैसे मैंने कहा, और किसान की सादगी। तो सर, किसान की सादगी को लेकर सबसे पहले तो आप अपने जीवन के बारे में बताइए। देखिए मैं कोटखाई तहसील हमारी जो है कलबोग पंचायत के अंतर्गत मेरा गांव पुजैली है, मैं वहाँ से संबंध रखता हूँ। और जब शिक्षा दीक्षा की बारी आई तो पिताजी के साथ, क्योंकि पिताजी शिमला में जो है वो कार्यरत थे, तो पढ़ाई की दृष्टि से शिमला में मेरी पढ़ाई हुई। लेकिन बागवान हैं हम लोग, सेब के बागवान हैं, तो उस दृष्टि से संपर्क गांव में बना रहता था किसानी के लिए, बागवानी के लिए, और जो ज़मीनी हमारी पुश्तैनी ज़मीन है उसको देख रेख के लिए। समय जब बीता और उम्र जब बढ़ने लगी तो फिर कॉलेज शिमला में हुआ और कोटशिरा कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई। पढ़ाई के साथ साथ जब आप ये कह सकते हैं कि एक आपका समाज में संपर्क बढ़ता है, तो वो संपर्क और दायरा उसी दृष्टि से और उन लोगों के साथ बढ़ता है जहां आपके विचार मिलते हैं। थोड़ा मैं अपनी बात को पीछे लिए चलता हूं तो मुझे लगता है 1998 की ये बात है। सर्दियों के दिन आज भी मैं नहीं भूला हूँ, और छोटी उम्र थी तो हमको स्वाभाविक है, बच्चा है वो खेलने जाएगा, मैं भी ग्राउंड की तरफ खेलने चले जाया करते थे। तो एक दिन देखा कि वहाँ कुछ लोग जो है वो कोई खेल खेल रहे थे। तो छोटे बच्चे हैं, मन में जिज्ञासा हो गई कि ये क्या खेल खेल रहे हैं। और उस खेल में जब हम देख रहे थे तो वो बहुत ही अनुशासित और मर्यादित तरीके का एक खेल वो नज़र आ रहा था, क्योंकि उसमें जो लोग उन खेलों में और उस क्रीड़ाएं जो कर रहे थे, तो ऐसा अनुभूति हो रही थी कि बहुत
अनुशासित तरीके से, कोई इधर उधर अनावश्यक नहीं भाग रहा। एक आप कह लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि सुनियोजित है। तो फिर जिज्ञासा हुई कि ये खेल खेल रहे हैं, मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो मैं गया कि तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप थोड़ा रुकिए। तो जब वो सब हुआ, एक दिन, दूसरा दिन, जुड़ाव शुरू हो गया। उस समय ऐसा कुछ मुझे ध्यान में भी नहीं था ये क्या है, क्या हो रहा है, लेकिन जुड़ाव खेलों के माध्यम से हुआ। क्योंकि उस समय आयु ऐसी थी कि आपको शायद विचार क्या है, क्या हो रहा है, उसको समझने की ना मुझ में क्षमता थी और उतनी विवेक भी उस समय नहीं था। लेकिन वो जुड़ाव बढ़ता बढ़ता समय के पड़ाव के साथ गहरा होता चला गया। और सौभाग्य से, मैं सौभाग्य कहूँगा इसको अपना, क्योंकि ऐसे विचार के साथ जुड़ना जो आपको राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़ता हो, वो मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत गर्व महसूस करवाने वाली बात है। सौभाग्य की बात ये थी कि मेरे जहाँ शिमला में, जहाँ हम विकास नगर में रहते थे, उसके साथ ही सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल जो है वो चलता था। और जब वो स्कूल शुरू में बन रहा था, उस स्कूल में मुझे आज भी अच्छे से याद है केवल 2 कमरे हुआ करते थे। वहाँ जो प्रधानाचार्या थी, तो स्वाभाविक है 2 कमरे हैं, क्या स्ट्रेंथ बच्चों की होगी। और मैं एग्जैक्ट, मुझे अच्छे से याद है 2 कमरे थे। लेकिन जुड़ाव की मैं बात आपसे ये साझा कर रहा हूँ। प्रधानाचार्य क्या करती थी कि जब हम लोग बच्चे स्कूल के ग्राउंड में कहीं उनको नज़र आते थे, तो कुछ वहाँ लोग काम कर रहे होते थे स्वेच्छा से, तो वो आग्रह करती थी कि भी कुछ बच्चे अगर इस स्कूल को थोड़ा कुछ कहीं दीवार लगानी है, कहीं कुछ और करना है, तो भाई स्वेच्छा से आप अपनी इसमें योगदान दे सकते हैं। छोटे थे, हमको लगा ये भी अच्छा काम है, ये भी करके देखते हैं। तो कभी ईंट उठाना, कभी कोई रोड़ी उठा देनी, कुछ करना। लेकिन ऋतांबरा जी, मुझे लगता है वो जो हमने ईंट रोड़ी उठाई, वो हमको भावनात्मक जोड़ गई। और जब उस परिसर के साथ हम भावनाओं से जुड़ गए और छोटे समय से जुड़ गए, तो उस विचार को छोड़ पाना फिर बहुत मुश्किल हो गया और आजीवन बहुत मुश्किल हो गया। ये वो दौर था जब हम धीरे धीरे इस विचार के साथ जुड़ना शुरू हो गए थे। शाखा से जब बाद में समझ आया कि वो क्या हो रहा था, तो वो शाखा लग रही थी, नियमित लगती थी, और स्कूल के साथ जुड़ाव हो गया। धीरे धीरे विचार पनपने लगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद क्या है, हिंदुत्व क्या है, हमारे पहले के लोगों ने क्या बलिदान दिए हैं इस देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, कैसे इसको, संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। तो स्वाभाविक है फिर बात बढ़ती गई, और कब हम ज़्यादा जुड़ गए और बिल्कुल आप ये कह लीजिए कि हम लोग कब इसमें समा गए, तो उसका शायद फिर उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जो हम कर पाए अपनी क्षमता के हिसाब से वो करते चले गए, और निरंतर करते जा रहे हैं और करते रहें। क्योंकि जिस जुड़ाव की आप बात कर रहे हैं कि बचपन से लेकर फिर आप स्कूल गए, वो ईंट पत्थर जोड़े और हर किसी के साथ आपने अपनी भागीदारी शेयर की थी, तो आज आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है महामंत्री की, प्रदेश महामंत्री की। तो जो आपने आरएसएस में सीखा, उस सीख को लेकर आप अपना नेतृत्व किस तरह से कर रहे हैं? मैं तो आज भी ये बात जो है, मुझे लगता है मैं वहीं जोड़ूंगा कि जब वो जो बचपन में खेल देखते थे वो उस समय समझ नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आता है। महामंत्री हैं, ये दायित्व हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, दायित्व तो चले रहेंगे। लेकिन जो उस समय की हमको एक सीख मिली,
सबको साथ लेकर के चलना और हर जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझ करके चलना, और जो हमसे अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना, और जितना हमें सामर्थ्य है उससे अधिक बढ़ चढ़ कर काम करना, उन्हीं बातों को लेकर के हम आज भी चले हैं। तो संगठन ने विश्वास जताया है और अब तो मुझे लगता है कि दायित्वों का निर्वहन करते करते 14-15 वर्ष होने को आ गए हैं, और प्रयास यही किया रितांबरा जी की जो जिम्मेदारी मिली उसको अच्छे से, और जो शीर्ष नेतृत्व का हमसे उम्मीदें रही उनका अक्षरशः पालन करने का काम हमने किया है। जी, क्योंकि जिस तरह से आप को मैंने पहले भी ये चीज़ मतलब मैं आप इंट्रो दे रही थी आपकी कि आप किसान से भी जुड़े रहे हैं, उनकी सादगी आपके अंदर रही है, और साथ में आप युवाओं को लेकर भी साथ चलते हैं। तो आजकल का युवा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में रहता है, या तो केंद्र की सरकार की तरफ से उन्हें नौकरियां नहीं मिलती या वो नशे की तरफ आते हैं। तो आप अपने क्षेत्र के युवाओं को लेकर किस तरह से एक्टिव हैं, क्योंकि आप एक समाज सेवी भी हैं? देखिए, ये हम जब अपने आस पास देखते हैं, अपने समाज में हम नज़र डालते हैं, तो नशा आज के समय में जो है वो पाँव पसार रहा है। और मैं ये कहूँगा कि कई परिवार ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जो अपने बच्चों को खो चुके हैं, एक नहीं 2-2 बच्चों को खो चुके हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप केवल दोष, जैसे आप केंद्र सरकार को कह रहे हैं, वो मैं अनुचित समझता हूँ, और वो अनुचित क्यों है वो भी मैं आपको कहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ परिवार में हम लोग देख रहे हैं आजकल, एक परिवार में भी अलगाव जैसा नज़र आता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हम लोग परिवार में भी, मुझे लगता है कि अगर एक परिवार में सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं तो वो कितना आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो भी एक विषय है। क्योंकि पहले के समय में ऐसा ही होता था कि एक टीवी होता था घर पे। मैं इस बात से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि कुटुंब में हम लोग आपस में चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दूसरे को समझने की मुझे लगता है या तो हम ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे या समझना नहीं चाह रहे हैं, और उसका खामियाजा ये है कि बच्चे वो गलत दिशा में जा रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं। खेल सीमित हो गए। हमारे समय में कह रहा हूँ, हम ग्राउंड की तरफ चले जाया करते थे। आज मैं देखता हूँ कि ग्राउंड तो है, अच्छा है, लेकिन वहाँ खेलने वाले बहुत कम हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। टेक्नोलॉजी ने कुछ चीज़ें अच्छी दी, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी बहुत हैं, जिनमें से एक ये है। और मैं समझता हूँ केंद्र सरकार तो जितना सहायता कर सकती है उतना सहायता कर रही है। युवाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, कैसे स्वावलंबी बनाना है, उसके लिए अनेकों योजनाएं केंद्र सरकार कर रही है। हाँ, 2014 से पहले स्थिति मुझे लगता है कुछ और थी, लेकिन 2014 के बाद जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मा संभाला है, मुझे लगता है चीज़ें बहुत स्पष्ट हुई हैं युवाओं के लिए, और युवाओं के फोकस को लेकर के कुछ योजनाएं आई हैं, और बहुत गंभीर योजनाएं आई हैं जिसका लाभ युवा ले रहे हैं। हम स्टार्टअप्स की बात करें तो कई तरह के स्टार्टअप्स जो हैं वो भारत में शुरू हैं। मेक इन इंडिया पर बल दिया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए। वो किसके लिए? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। रितांबरा जी, एक इस पे मैं आपको, देखिए 2014 के बाद की बात मैं आपको करूंगा।
2014 से पहले यूनिकॉर्न जो हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो रेवेन्यू जो है कितना जनरेट करते हैं एनुअली, तो मुझे लगता है 1 या 2 यूनिकॉर्न हुआ करते थे जो 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करते हो। लेकिन 2014 के बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, 110 से ऊपर यूनिकॉर्न इस समय भारत देश में है 2014 के बाद। ये कैसे है? ये इसलिए हैं क्योंकि स्टार्टअप्स की जो योजनाएं आई और जिसमें मेक इन इंडिया से लेकर के PMEGP की जो योजनाएं आई हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स की, जो केंद्र द्वारा संचालित है, इससे ये सब संभव हो पाया है। और निश्चित रूप से अगर ये योजनाएं हैं तो मुझे लगता है कि युवा इसमें जुड़ रहे हैं, और युवा जुड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अगर सही दिशा में लगेंगे तो समाज को भी दिशा युवा ही देगा और वो सही दिशा देंगे। जब वो खुद के लिए प्रयास करेंगे तो वो प्रयास समाज के लिए ही होगा। कब इस पे अभी हाल फिलहाल में ये मौजूदा सरकार को 3 साल हो गए, लेकिन दुख होता है रितांबरा में। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलती थी, आपको याद होगा, आज उस योजना का था पता नहीं है। युवा ऋण ले लिया करते थे, 25-30% उसमें सब्सिडी मिलती थी। और बहुत आसान था उसको, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय जयराम जी मुख्यमंत्री थे, बहुत आसान था, अप्लाई करते थे युवा, और कईयों ने उस पर अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं। कई मित्र हैं हमारे अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, काम चल रहे हैं। लेकिन वो तब हो पाया जब उस समय के मुख्यमंत्री जयराम जी ने जो सोचा युवाओं के बारे में, और सोचा और उसको क्रियान्वित किया। लेकिन आज उस स्कीम का कोई अता पता नहीं। मैं तो ये भी देख रहा था कि आज के समय में युवाओं के लिए अलग से क्या है, तो बहुत आहत होते हैं। अपने सामने देख रहे हैं युवा कुछ करना चाहता है लेकिन मदद नहीं मिल पाती, कुछ प्रयास करते भी हैं तो बजट नहीं। कहीं अब तो एक और बड़ी हास्यास्पद मैं आपको बात बताऊं, जिन्होंने मेहनत करके जिनको नौकरी मिली भी है, जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी का एक आपने सुना हो, ये क्या मजाक है, युवाओं के फ्यूचर के साथ मजाक है। और कैसी सोच युवाओं के लिए रख रहे हैं, ये बहुत दुखद है। 2 साल नौकरी करेंगे आप, 2 साल के बाद दोबारा टेस्ट देंगे, फिर तय किया जाएगा कि आप नौकरी करेंगे कि नहीं। गलत है। कहाँ तो आपको उत्साहवर्धन करना चाहिए, आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। ये सारे विषय हैं जिससे मुझे लगता है समाज में कहीं ना कहीं युवाओं को ये ऐसा लगता है कि हमको तो वर्तमान सरकार में दरकिनार किया जा रहा है। केंद्र प्रयास कर रहा है, और देखिए प्रयास ऐसे नहीं है, ये प्रयास सुनियोजित है। केंद्र बहुत, मैं देखता हूँ, मैं फिर मैं कंपैरिजन करूँगा, आपको लगेगा ये कंपैरिजन कर रहे हैं। नहीं, हम बैठे इसीलिए हैं क्योंकि आप जो कहेंगे वो जनता तक पहुंचेगा, क्योंकि कंपैरिजन की बात नहीं, क्योंकि सब कुछ सबके सामने ही है कि प्रेजेंट की सरकार क्या कर रही है और केंद्र की सरकार क्या कर रही है, वो तो सबके सामने ही है। वैसे भी देखिए, ये मैं ये भी समझता हूँ कि ये सरकार का युवाओं के प्रति दृष्टिकोण जो है वो बदलना पड़ेगा। जो वर्तमान सरकार है, क्या नई स्कीम्स युवाओं के लिए लेकर के आए हैं, मुझे कोई बता दे। पिछले 3 साल बीत गए और आप जर्नलिज्म देख रहे हैं, बहुत करीबी से आप सारे मामलों को देखते हैं। आपके भी सब ध्यान में होगा कि पिछले 3 सालों में युवाओं के लिए क्या कोई नई स्कीम बन करके आई है। स्कीम तो छोड़िए, अब फिर आप कहेंगे कि पॉलिटिकल हमने पूरा कर दिया, लेकिन
हद है किसी चीज़ की। आपने जब चुनाव जीतना था, आप इलेक्शन मैनिफेस्टो लेकर के आ गए, हम 5 लाख नौकरियां दे देंगे और हर साल 1 लाख देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे। तामरा जी आज तो 3 साल निकल गए, कितनी कैबिनेटें निकल गई, वो 1 लाख तो छोड़िए, जो कुछ मिली भी हैं, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड्स कह रहा हूँ, जो कुछ मिली भी हैं वो पूर्व सरकार में आदरणीय जयराम ठाकुर जी उनको स्वीकृत करा करके गए थे, बजट का प्रोविज़न दे करके गए थे, तब आज वो नौकरियां मिली। तो अभी कुछ समय पहले कर्णमूलक वालों को भी तो दी गई हैं नौकरियां। ये अभी हाल फिलहाल में निर्णय अच्छा है, स्वागत योग्य है, मिल जाएं तो अच्छा है। हम तो अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो अभी कुछ समय पहले भी कहा था कि हम अभी भर्तियां करा रहे हैं। भर्तियां, देखिए आप अब बातें छेड़ते जाएंगी तो मैं परत दर परत खोलता जाऊंगा। आपने नौकरियों की बात की, अभी आपको ध्यान होगा हाल फिलहाल में अभी फॉर्म निकले हैं पटवारी भर्ती के, 800 रुपये फीस है उसकी। पहले जब ये फॉर्म्स निकलते थे तो ठीक है, जहाँ पे कोटा एक रहता है, जहाँ पे जनरल के लिए अलग फीस है, रिजर्व के लिए अलग है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कुछ आप ये कह लीजिए रिजर्व के कैटेगरी में वो समर्थ नहीं है, तभी उनके लिए ये कोटा रखा गया था। लेकिन आपने क्या किया, आपने सबको 800 रुपये कर करके वो रख दिया। क्यों उसमें कोई बाइफिकेशन नहीं दी? आपने एक वर्ग को पूरा छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ये उन्होंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी मंशा नहीं है नौकरी देने। और जब हम नौकरी की बात करते हैं तो कहते हैं हम देंगे। पिछले 3 साल से ये चला है, हम देंगे। ये जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ दे दें तो अच्छा है, हम स्वीकार करेंगे। कोई अच्छी चीज़ होगी हम भी उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन जो पटवारी भर्ती वाला मैं आपको बता रहा हूँ, एक वर्ग को पूरा दरकिनार कर दिया। क्यों कर दिया? जब ऐसा आज तक होता है तो आप ये नई शुरुआत क्यों कर रहे हैं? आप इससे कितना आप फंड्स जो है वो गवर्नमेंट एक्यूमुलेट करना चाहती है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। मैं आपको इस पर बहुत स्पष्ट कहूँगा, क्योंकि आप छात्रों और युवाओं को भी जोड़ने की बात करते रहते हैं और उसके बाद आप मंडल स्तर पर भी अपने जुब्बल कोटखाई वाले एरिया में भी आप रहे हैं, तो वहाँ अपने मंडल स्तर पर भी बहुत काम किए हैं। तो उन कामों को लेकर आज आप युवाओं के बीच जाते हैं, तो उस समय की परिस्थिति में और इस समय की परिस्थिति में, जैसा आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने ऐसा किया था, विपक्ष में जब आप हैं और पक्ष की जो सरकार है वो नहीं कर रही है, तो कितना डिफरेंस है इन सब चीज़ों में? देखिए, इसमें डिफरेंस तो मैं कहूँगा डिफरेंस तो इसमें बहुत है। अब मैं आपको कुछ और याद दिलाता हूँ फिर इस बात पे। कोविड का दौर आया, एक ऐसा समय मुझे लगता है कि जिसने सबकी भावनाओं को आहत किया होगा, जब अपने घर वाले अपनों से नहीं मिल पा रहे थे। ऐसा समय जब लोगों ने अपनों को खोया। उस समय हेल्थ की जो है कुछ एम्प्लॉइज़ की भर्तियां हुई थी, हेल्थ केयर करके, हेल्थ वॉरियर्स या कोरोना वॉरियर्स कुछ भर्ती हुई थी। तकरीबन वो 10,000 के आसपास स्वास्थ्य कर्मी थे जिनकी भर्तियां हुई थी। 2020 का वो दौर था। लेकिन जैसे ही 2022 आया, 2023 आते आते वो 10,000 के 10,000 स्वास्थ्य कर्मी हटा दिए गए। रिताम्बरा जी, आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन जब हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी उन स्वास्थ्य कर्मियों से मिलने पहुंचे, तो वो अपने बच्चों के साथ बिलखते नजर आए कि हमने उस समय नौकरी की जब लोग डर रहे थे, अपनों से नहीं मिल पा रहे थे, और आज हमको जैसे ही सरकार बदली, आज ये सिला दिया कि हमको सबको उठा करके बाहर कर दिया। क्या ये तर्कसंगत है? मैं आपसे पूछता हूँ, किसी परिवार की रोजी रोटी छीनना क्या ये तर्कसंगत है? आप नया सृजित नहीं कर पाए, लेकिन जो हमारे समय में हमने
सृजित किया था, और ऐसे दौर में सृजित किया था जब समाज को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। आपने कोई संवेदनहीन होकर के आपने ये काम किया जो वर्तमान की सरकार ने काम किया। जयराम जी ने कोशिश की युवाओं को कैसे स्वरोजगार से जोड़ा जाए, कौशल विकास की योजनाएं थी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन की योजना थी। और आज के समय में क्या है, कौन सी योजना का लाभ युवा ले रहे हैं? आज युवा सड़कों पर। यही हाल एम्प्लॉइज का है, पेंशनर्स का है। ये आपातकाल की स्थिति में ये सरकार जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सारे विषय मैं आपके सामने रख रहा हूँ और बहुत गंभीरता से रख रहा हूँ इन विषयों को, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम युवाओं से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब उनको केवल ये लगता है कि हम किस तरह से प्रदेश सरकार से कोई मदद की उम्मीद रखें या ना रखें, लेकिन अब कब को रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अब तो सरकार खुद अपने आप को नहीं रखना चाहती। अब ये तो आप जानते ही हैं मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा कि सरकार अपने आप को खुद नहीं रखना चाहती। अगर मंत्री आपस में खुले मंच पे इस तरह से लड़ते नजर आएंगे, क्या जनता में संदेश जाएगा? क्या सरकार में बैठे लोगों में संदेश जा रहा है जो काम करना भी चाहते हैं, अब वो भी काम करने से इतरा रहे? स्थिति इतनी अच्छी नहीं। तो सरकारें सिर्फ युवाओं को सिर्फ अपने हितधारकों के लिए रख रही है, सिर्फ वोट बैंक के लिए ही जा रही है अब दोनों सरकारें? देखिए, मैं फिर इस बात पे आना चाहूँगा। मुझे देखिए, राजनीति में अगर हम हैं तो हमको समाज को, इस देश को अपना समझ करके चलना पड़ेगा, और कैसे इसकी भलाई में हम लोग जुट पाएं उस ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष आह्वान करते हैं कि ये छोड़िए और समाज को और अपने प्रदेश को कैसे आप विकसित कर पाएं, कैसे विकास की ओर लेकर के जा पाएं, उस ओर वो ध्यान देते हैं, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया कोई नहीं। अभी मैं हाल फिलहाल की आपको घटना बताता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेशन पर काम करना है, और रेवेन्यू जनरेशन का बहुत एक बड़ा जो सोर्स है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी है। हाइड्रो प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, लेकिन आपको अगर कहीं से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आप ये सोचें कि अब मैं इसका गला दबा दूं और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट इनसे मुझे मिल पाए, तो वो भी तरीका सही नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट ने एक वाटर सेस कमीशन बना दिया। वाटर सेस कमीशन इसलिए बना दिया कि टैक्स जो है वो ज़्यादा आप उनसे ले पाएँ। ये तर्कसंगत है क्या? हुआ क्या? वाटर सेस कमीशन बनाया, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लोग कोर्ट में गए, स्टे ले लिया। आपने क्या किया? उस डिसीजन को लेकर के मैं ये पूछता हूँ, ऑन रिकॉर्ड्स पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट ने उस डिसीजन को लेकर के क्या बेनिफिट लिया? कहानी यहाँ नहीं रुक रही, कहानी यहाँ और बढ़ रही है। अब जब गवर्नमेंट ने देखा कि इन्होंने इस डिसीजन पे हमारे स्टे ले लिया, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। अभी एक नया नोटिफिकेशन निकला है, कब से इंप्लीमेंट करेंगे मैं नहीं जानता, ये आप भी पता कर लेना। रेवेन्यू टैक्स एक नया गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, रेवेन्यू टैक्स लेंगे। कहाँ से लेंगे? नोटिफिकेशन मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। रेवेन्यू टैक्स सबसे पहले तो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वालों से रेवेन्यू टैक्स लेंगे। कितना लेंगे? 4% रेवेन्यू टैक्स लेंगे। और फिलहाल अभी ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वाले से लेंगे, और उसमें मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में। 4% अभी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वालों से लेंगे, फिर हो सकता है होटल वालों से भी लें, हो सकता है हमसे भी ले लें। तो ये मतलब आपको रेवेन्यू जनरेट करना है तो आप इनको पेनलाइज कर रहे हैं आप ये। और इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये वो फिर कोर्ट जाएंगे, फिर स्टे ले लेंगे, आप फिर क्या करेंगे बताइए? ये डिसीजन गवर्नमेंट ले लिया। तो कई बार तो ये ऐसा लगता है बड़े हास्यास्पद डिसीजन है। फिर आप फिर और कहेंगे मुझे, फिर वो टॉयलेट टैक्स की याद आ जाती है मुझे।
इस तरह से तो डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है। देखिए ये गवर्नमेंट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यूथ बिल्कुल इस समय इनसे उम्मीद हार चुका है, केंद्र की ओर देख रहा है, केंद्र से उम्मीद है। क्यों उम्मीद है उसका मैं अब आपको थोड़ा एक वृत्त रख देता हूँ आपके आगे। कंपैरिजन तो देखिए, कंपैरिजन आज का जो युवा है वो कंपैरिजन देखेगा। हम उसको कितना भी कन्विंस करें, वो केवल ये पूछेगा भी पहले क्या था अभी क्या है। बिल्कुल 2014 से पहले, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी का विजन, सेंट्रली विजन क्या है। 2014 से पहले अगर आईआईटीज देखेंगे और अब के कंपैरिजन में आईआईटीज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हुई है। एम्स कहीं 9 थे, अब मुझे आंकड़ा मैं सही से बता रहा हूँ 9 थे, अब मुझे लगता है वो 22 हो गए हैं। आईआईटीज, आईआईएम्स 7 थे, 15 या 16 हो गए हैं। मैं ये बता रहा हूँ 2014 से पहले 7 थे, भारत आज़ाद हुए 7 थे, 2014 के बाद वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। ये कंपैरिजन है। अब यूनिवर्सिटीज का मैं देख रहा था 113% की ग्रोथ है इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो बड़ी हैं आफ्टर 2014। उसके पीछे एक विजन है। विजन ये है कि अगर ऐसे इंस्टीट्यूट्स, एम्स बढ़ेंगे, ऑब्वियस है कि वहाँ पे मेडिकल की सीट्स बढ़ेंगी, और जो बढ़ी भी हैं, मेडिकल की सीट्स बढ़ेंगी, बच्चे दाखिला ले पाएंगे। अगर दाखिला ले पाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, बच्चों को रोजगार भी मिल रहा है, उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। आईआईटीज में जाएंगे, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अनेक जगह पे काम कर सकते हैं, अपने स्वावलंबन की ओर ध्यान दे सकते हैं। ये विजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ आप क्या विजन देख रहे हैं अभी स्टेट में? कुछ नहीं। 3 साल निकल गए। तो ये बहुत दुखद है। हॉस्पिटल की भी आप बात कर रहे थे, अभी स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे थे, तो अभी आपके एरिया में जो ऐसा हुआ था कि पहले एक मरीज के साथ डॉक्टर के जो हालात थे, किस तरह से उसके साथ वो कृत्य हुआ था वो चीज़, तो बाद में पहले उनको वो निकाल दिया गया, लेकिन बाद में उनकी साझेदारी करा दी गई। तो वो अपने ही डिसीजंस पे जो है वो मतलब थाली का बैंगन टाइप है कि कभी इधर है कभी उधर है यहाँ की सरकार। देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, वो उनका आपसी कोई मैटर था जो डॉक्टर और पेशेंट में हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो चाहे डॉक्टर के पक्ष पे है या मरीज़ के पक्ष पे है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन बाद में उनमें सुलह हो गई थी। अब उसमें किसने इंटरवीन किया या डिले इंटरवेंशन में क्यों हुआ, या एकदम से आपने टर्मिनेट भी कर दिया डॉक्टर को, वो बहुत जल्दबाजी का फैसला था। आप थोड़ा समय ले लेते, सोच लेते, मौका दे देते। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दबाजी में भी फैसले नहीं होने चाहिए। बाद में हुआ क्या हुआ, तो यही कि दोनों में जो है सुलह हो गई। अब मैं दूसरी बात की तरफ आपकी बात पहुंचाता हूं। पीताम्बरा जी, ये साल पहले का ही मुझे याद है कि ये वाकया है। कोई हमारे जुबल कोटखाई विधानसभा से हमारे एक जानने वाले थे, उनके पिताजी को हार्ट की पेन उठ गई। रात का समय था, हॉस्पिटल लेकर के आए। जब हॉस्पिटल आए तो पता लग रहा है कि भाई 50,000 का इंजेक्शन लगेगा। वो व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान नहीं था। क्या करता? क्या अपने बाप को मरने के लिए छोड़ देता? क्यों मरने के लिए छोड़ देता? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हेमकेयर की स्थिति जानते हैं आप आज के समय में। रात के समय मुझे फ़ोन आया, हेमकेयर को पता लगा कि अब कैसे वो धन्यवाद करते हैं हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आयुष्मान भारत योजना चल रही।
हमने केवल डॉक्टर को हिमाचल में ये रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इस केस को रेफ़र कर दीजिए, इनिशियल कोई ट्रीटमेंट दे करके आप इनको रेफ़र कर दीजिए पीजीआई के लिए। पीजीआई भेजा गया रितांबरा जी, तब जाके उस व्यक्ति की जान बची। आज वो व्यक्ति स्वस्थ है और दुआएं दे रहा है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आयुष्मान भारत की योजना चलाई। और ऐसे कई लोगों ने दुआएं दी थी जयराम जी को भी, जब वो हिम केयर लेकर के आए थे। एक ऐसी योजना जिसने कई लोगों की जान बचाई। लेकिन फिर वही प्रेजेंट गवर्नमेंट का कोई, मुझे लगता है कि ना इनका विजन है, ना इनकी मंशा है। आपने ऐसी योजना जिससे आम व्यक्ति को बेनिफिट मिल रहा था, आपने वही योजना उठा करके बंद कर दी। वॉट एवर द इश्यूज में भी हम उस पर नहीं जाएंगे, वो मेरा और आपका काम नहीं है। जो सरकार में बैठे हैं वो तय करें क्या करना है, हम और आप नहीं तय करेंगे इन बातों को। और अगर उस व्यक्ति की जान चली जाती, बताइए, उस परिवार के सिर से तो एक बाप का हाथ उठ जाता। और कैसे वो अपना जीवन यापन करता, ये समझना पड़ेगा। देखिए, जब तक सरकार संवेदनशील नहीं होगी, मैं समझता हूं सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। बेसिक गवर्नमेंट एक सरकार बनती है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य। आम व्यक्ति क्या चाहता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाएं बेहतर हों। स्वास्थ्य का तो आपको मैंने बता ही दिया कि आप बिल्कुल सत्यानाश करके बैठ गए। आम आदमी को क्या सेवाएं मिलेगी अगर उसको उठ करके यहां से जो है चंडीगढ़ पहुंचना पड़ रहा है? शिक्षा का मैं इसलिए छेड़ रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा हजारों स्कूल उठा करके बंद कर दिए। ऐसे निर्णय नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री कांग्रेस के पहले भी रहे, लेकिन उनकी सोच थी, उन्होंने स्कूलों को बढ़ाने का प्रयास किया कि जहां पर बच्चे असमर्थ हैं, नहीं पहुंच पा रहे, परिवार असमर्थ है, भाई नहीं है, सामर्थ्य नहीं है पैसे इतने खर्च करने को कि आप 20 किलोमीटर जो है किराया दे पाएं बस में जाने का, रोज बच्चों को पढ़ा पाएं, तभी ये स्कूल खुले थे। लेकिन अब क्या हुआ? हजारों स्कूल आपने उठा, हम तो मर्ज कर रहे हैं। अरे भाई, मर्ज क्या कर रहे हैं? आप ऐसी व्यवस्था करिए कि वहां पर उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, एक स्तर बढ़ाइए शिक्षा का। वो नहीं हुआ। हुआ क्या? आप सबसे देखिए, किसी भी चीज को बंद करना सबसे आसान निर्णय है, बंद कर दीजिए, बात खत्म। लेकिन उसको चलाए रखना और अच्छे से चलाए रखना, सुचारू रूप से चलाए रखना, ये काम सरकार का होता है। स्कूल्स बंद करने का कारण तो ये भी दिया गया, या तो बच्चे नहीं है या तो शिक्षक नहीं है। कारण कोई भी हो, मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी संस्थान को, और स्कूल ही नहीं, इसमें तो कई अन्य संस्थान भी हैं, सरकारी संस्थान बंद किए गए। किसी भी संस्थान को बंद करना, किसी भी स्कूल को बंद करना बहुत आसान है। आप एक नोटिफिकेशन निकालिए, बंद। लेकिन चलाने के लिए आपकी मंशा चाहिए, आपका इंटेंट चाहिए। वो इंटेंट मिसिंग है। 3 साल हो गए, मैं फिर कह रहा हूं, वो इंटेंट मिसिंग है। आज के समय में युवा परेशान है, आम वर्ग परेशान है। अब फिर मैं बात पे आ जाता हूं, बागवान हूं तो फिर उस विषय को मुझे छेड़ना पड़ेगा। आज पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि बागवान स्प्रे करने की जो दवाइयां हैं, जो ऑयल स्प्रे ऑयल होता है, उसको लेने के लिए घंटों लाइनों में खड़े हैं। एचपीएमसी के सेंटर के बाहर ये स्थिति है। और पहली बार ये भी हुआ कि एचपीएमसी सेंटर के बाहर पुलिस लगाई गई। पुलिस किसके लिए? हम बागवानों के लिए, कि इनको व्यवस्थित किया जाए, नहीं तो ये सब जो है स्प्रे ऑयल लेने के लिए जो है यहाँ कोई तोड़ फोड़ ना कर दें, या व्यवस्थित करने के लिए पुलिस लगाई गई। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में। आप ये नहीं देख रहे कि वहां कितने बागवान हैं, कितने आपको वहां पे व्यवस्था स्प्रे ऑयल की करनी चाहिए, क्या एक क्वांटिटी होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट मेजर नहीं ले रही। मेजर क्या ले रहे हैं? पुलिस खड़ी कर दी गई। अब और सुनिए, पुलिस खड़ी इसलिए नहीं की गई कि वो वहां फ्री में बंट रहा है, नहीं। एचपीएमसी ने हमसे सेब खरीदा था, हमको पर्चियां दी गई थी, उस पर्चियों के एवज में हमको स्प्रे ऑयल मिलना था।
हम मुफ्त का नहीं मांग रहे हैं, हमारा पैसा है जो बकाया है, जो एचपीएमसी ने देना है। लेकिन उस पैसे को देने के लिए भी हमारे को पुलिस लगाई जा रही है हम पे, और हमको घंटों लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। ये पहली बार ऐसा कांग्रेस सरकार में हुआ, क्योंकि कोई विजन नहीं है। इससे पहले भी जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे, कोविड का दौर था, मैं आपको उस समय इसलिए मैं बात याद दिला रहा हूं। और जब बागवानी की बात हो रही है, हमारे दिवंगत नेता, मेरे आदर्श राजनीति के, जो हमको छोटी छोटी चीज़ों जिन्होंने राजनीति की सिखाई बताई, स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी, जो बागवानों के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने पर हमेशा उतारू। कभी भी बागवानों की कोई बात हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो पीछे रहे हों। एक समय तो ऐसा आया जब वो अपनी ही सरकार से उन्होंने आग्रह किया कि मेरे लिए बागवान पहले हैं, क्योंकि मैं खुद बागवान हूं। अब मैं बात जोड़ रहा हूं, 2020 का जब दौर आया तो कोविड आ गया। स्वर्गीय बरागटा जी उस समय जीवित थे। तो दवाइयां जो है, सेब की दवाइयां, उस समय एसेंशियल जो है कमोडिटीज़ की परमिशन थी कि आप एसेंशियल कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बाकी अलाउड नहीं था। बागवानों को ये डर था कि भाई हमारा सेब पेड़ों में लगा है, उसको हमको दवाइयाँ चाहिए, ताकि उसमें कई तरह की चीज़ें हैं जो आवश्यक रहती हैं, कीड़ा ना लगे, फफूंदी ना लगे। लेकिन दिक्कत ये कि वो दवाइयाँ कैसे पहुँचेगी। तो स्वर्गीय बरागटा जी ने उस समय इस बात को सोचते हुए, गंभीरता से सोचते हुए, एक एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में सारी सेब की दवाइयों को इंक्लूड करवाया। ये काम है बागवानों के लिए जो सोचने का था। उन्होंने उस कमोडिटीज़ को, एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में सेब की दवाइयों को इंक्लूड कराया, ताकि और आराम से वो सप्लाई हो करके सेंटर्स में पहुंची, सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट हुई, और तरीके से कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुई। वो हो इसलिए पाया, मैं फिर कह रहा हूं, वो हो इसलिए पाया क्योंकि स्वर्गीय बरागटा जी, नरेंद्र बरागटा जी, उसके प्रति गंभीर थे। वो जानते थे कि ये 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिकी है जो सरकार को कंट्रीब्यूट करती है। 5,000 करोड़ कोई ऐसे नहीं आ जाता। अगर इस आर्थिकी को बढ़ाना है, उसका प्रयास अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ने किया। आज ये 6,000 करोड़ पे है रेतांबर, और अगर उस समय ऐसे मेजर्स नहीं लिए होते तो बागवान उसी समय हताहत होता था, जो स्थिति आज है। और प्रोडक्शन देखिएगा आप, गिरती जा रही है साल दर साल, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं। उसी वजह से सारी दिक्कत खड़ी हो रही है। पॉलिनेशन होती है, जब सेब लगना शुरू होता है तो पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है। पॉलिनेशन होगी मधुमक्खियों से, तो मधुमक्खियां जो है वो भी ट्रांसपोर्ट होती है। अब लोगों को, जब कोविड का दौर था, उस समय ये लगा कि अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी, क्योंकि जब बैन है। फिर जालियां लगती हैं, ताकि जब ओले आते हैं तो ओलों से कैसे बचाव हो सकता है, उसके लिए बैम्बू स्टिक्स लगती हैं, बड़ी बड़ी बैम्बू जो है स्टिक्स खड़ी करनी पड़ती हैं खेतों में, उसके ऊपर जालियां लगती हैं। उसके लिए भी स्वर्गीय बरागटा जी ने प्रावधान कराया। भाई आपको समझना पड़ेगा ना, बागवानों का दर्द को समझना पड़ेगा। आज आपने बागवानों को खड़ा कर दिया वहां पर लाइनों में, पुलिस लगा दी, ऐसे होगा क्या? किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। और ये एक एपिसोड नहीं है। इससे पहले MIS के थ्रू जो है वो HPMC सेब प्रोक्योर करता है, तो MIS के डिपो लगते हैं जगह जगह। उन डिपुओं में सेब की बोरियां स्टैक की जाती है, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होती है। ये सिंपल प्रोसेस है ये। लेकिन इस बार क्या हुआ, उन सेब की बोरियों को वहीं नाले में फेंक दिया गया।
या गड्ढा बना करके दबा दिया या फेंक दिया। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे चले और गवर्नमेंट का उस पर टेक ये था कि हम इसके पैसे दे देंगे आपको। अरे भैया, आपसे तनख्वाहें दी नहीं जा रही लोगों की, पेंशनर्स को पेंशन नहीं दी जा रही, आप MIS का आज वो पैसा एज इट इज खड़ा है, अभी तक वो पैसा नहीं मिल रहा। और ये वही पैसा है जिसको लेकर हम स्प्रे ऑयल लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए पुलिस लगा दी। बागवान की स्थिति बहुत दयनीय है आज के परिप्रेक्ष्य में। और ऐसा समय है जब हमको खाद चाहिए और दवाइयां हैं जो सेब की हमको आवश्यक हैं, वो चाहिए, लेकिन वो HPMC के सेंटर पे उपलब्ध नहीं है। ये है स्थिति। आप खुद एक समाज सेवी भी हैं, कर्तव्य फाउंडेशन भी आप चलाते हैं, तो वो किस तरह से काम करती है अब? देखिए, उसमें हम लोग जो हैं जितना हो सकता उतना प्रयास करते हैं। उसको कोई हमने राजनीति का मंच नहीं बना रखा। जहां आवश्यकता होती है, जहां आवश्यकता लगती है, वहां काम करते हैं। कहीं लगता है कि कहीं कोई दुर्घटना हुई है तो वहाँ अपने जिस हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से सहायता कर लेते हैं। उसको राजनीति की उससे दूर रखा है हमने। उसमें काम करने वाले लोग अलग हैं, उनका राजनीति से कोई ज़्यादा सरोकार नहीं, वो केवल अपना चुपचाप ब्लड डोनेशन हो तो स्वाभाविक है। जो एक NGO काम करती है वो उस तरह से काम कर रही है। लेकिन बागवानी का विषय छेड़ा आपने तो फिर मन में दर्द तो उठता है। बागवानों की जब दशा, और इस बार दुर्दशा मैं कहूँगा जो हुई है इस सरकार में, आज तक अभी कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री और भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ही रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई। अभी मैं पेमेंट्स की बात कर रहा हूँ, दवाइयों की बात कर रहा हूँ, वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मैंने जैसा आपको, और इसमें कई अनियमितताएं हैं जो शायद मैं आपको पूरा बता नहीं पा रहा। इसमें कई और अनियमितताएं हैं। अभी तो शुरू भी होगी उसकी प्लांटेशन, फ्लोरिंग वगैरह सारी शुरू होने को है। नहीं, अभी तो समय है, अभी समय है। फ्लोरिंग अभी नहीं होती, फ्लोरिंग आगे जा कर के अभी समय है, जुलाई के आसपास उसमें समय लगता है। प्लांटेशन का भी अभी टाइम हाइट में है, वहाँ प्लांटेशन नमी, सॉइल में नमी हो तो उस हिसाब से प्लांटेशन होती है, लेकिन अभी मौसम की बेरुखी है तो उस वजह से थोड़ा सा रुके हैं। बागवान तो हर तरफ से परेशान है, ना इधर दवाइयाँ नहीं मिल रही, उधर मौसम नहीं बरस रहा, इधर सरकार नहीं सुन रही, जो पिछले पैसे लेने को हैं वो नहीं मिल रहे हैं HPMC से, तो कौन सुध लेगा बागवानों की। और मैं फिर कह रहा हूँ 6000 करोड़ की आर्थिकी है, लेकिन कोई विजन नहीं, सरकार नहीं सोचना चाहती। बागवानी मंत्री का उनकी मुझे तो हैरानी होती है, वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारे क्षेत्र से हमारे मंत्री आते हैं, वो भी बागवानी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो PWD की बात करेंगे, किसी और विभाग की बात करेंगे, लेकिन जो बागवानी जहां से वो खुद आते हैं उसके ऊपर बात नहीं करते। ये बहुत मन को दुखता है। तो अभी वैसे भी तो वो काफ़ी वायरल हुए पड़े हैं, उनके अपने ही जो मंत्री हैं उनके साथ उनकी वैसी ताना बाना चला हुआ उनका, और बाद में आकर जो उप मुख्यमंत्री है उनके अगेंस्ट आकर जो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो लोग अच्छे हैं, ठीक है सब कुछ। देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक आपस में ही इनमें अंतर कलह चला हुआ है। एक कोई स्टेटमेंट देगा, दो उसके पक्ष में आ जाते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देगा, दो उसके पक्ष में हो जाती। क्या हो रहा है? ऐसे प्रदेश चलेगा क्या? ये कैसी सरकार आप चला रहे हैं? और लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। ये आजकल हंसी का विषय बना हुआ है। और स्टेटमेंट्स ऐसी, आप मंत्री हैं, आपको प्रदेश देखना है। इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देंगे तो उससे कैसे किसी का भला होने वाला है? और लोगों का विश्वास उठ गया है। और जिन विषयों पे मैं बात कर रहा हूँ, गंभीर मुद्दे हैं, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। इनको चर्चा क्या करनी है कि समोसे किसने खाए, उसके ऊपर इनको SIT बिठानी है। क्या ये दुर्भाग्य का विषय नहीं? आपका एक, मुझे तो इतना हैरानी मुझे हुई, समोसों के ऊपर SIT, समोसों के ऊपर, कमाल है। तो मतलब सरकार की इस सोच पर बहुत दुख होता है। हम
क्या इस प्रदेश को देना चाहते हैं और क्या हम दे रहे हैं, इस पर ही मुझे इनका स्पष्टीकरण जो है, मुझे लगता है इनको खुद को नहीं है। और जनता ने भी अब अपेक्षा छोड़ दी है कि हमको स्पष्टीकरण अब चाहिए भी नहीं। अब जब समय आएगा तो जनता वोट के आधार पर इनको स्पष्टीकरण दे देगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्योंकि बीजेपी में भी गुट बट जाते हैं, कभी जयराम गुट अलग हो जाता है, कभी अनुराग गुट अलग हो जाता है, तो खींचातान तो बीजेपी में भी बहुत है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित और मर्यादित कार्यकर्ता है। गुटों की बात आप कर रहे हैं, हमारे बीच में तो ऐसा कोई चर्चा कहीं भी नहीं है। और स्वाभाविक है, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप कई तरह की बातें निकाल सकते हैं, पर हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। और हम तक तो, हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का केवल एक काम है, हम अपने कमल फूल जो हमारा निशान है उसके लिए काम कर रहे हैं, और बाकी शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा। हम तो केवल सामान्य से कार्यकर्ता हैं जिनको काम करना है। जो जिम्मेदारी देंगे हम उसको, जिम्मेदारी को अक्षरशः पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, ये हमारा काम है। क्योंकि एक पद, एक चेहरा और एक जिम्मेदारी, ये सिद्धांत किस तरह से लागू होता है ज़मीन पर? भारतीय जनता पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तो ये कहूँगा, यहाँ तो पद आपकी क्षमता के हिसाब से दिए जाते हैं। चेहरे का यहाँ कोई महत्व नहीं, केवल कमल का फूल, जैसे मैं पहले कह रहा था। और जिम्मेदारियाँ बदलती रहती। आज जिम्मेदारी कुछ मेरे पास है, कल संगठन को लगेगा ये नहीं, आप कुछ और करेंगे तो हम कुछ और करेंगे, स्वाभाविक है। अभी आपको पता ही होगा, कार्यकारी अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के 45 साल के नितिन नवीन। क्या उन्होंने कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। लेकिन पार्टी तय करती है। और मैं तो ये भी कहता हूँ, ये जो संगठन है, कई ऐसे महापुरुषों का बलिदान हुआ जिन्होंने इस संगठन को इतना बड़ा एक वटवृक्ष बनाने का काम किया है। तो जब उनका बलिदान इस वटवृक्ष को बनाने में लगा है, तो कोई व्यक्ति इस संगठन के लिए मेहनत से काम करता है, शिद्दत से काम करता है, व्यर्थ नहीं जाता। मैं आपको ये बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। कई उदाहरण हैं। नितिन नवीन जी कोई ऐसा नहीं है आज लगे हैं, वर्षों की तपस्या है। और पार्टी की कई नजरें आपके ऊपर लगी हुई हैं। हमको लगता है हमको कोई नहीं देख रहा, पर ऐसा नहीं है। अगर नितिन नवीन जी को 45 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो ये तभी हो सकता है जब संगठन मर्यादित हो, कार्यकर्ता मर्यादित हो, अनुशासित हो, और संगठन की पद्धति को आगे बढ़ाने वाला और संगठन की पद्धति पर चलने वाला हो, तभी ये संभव हो सकता है। ऐसे उदाहरण कई हैं, कोई मैं एक उदाहरण नहीं दे रहा। छोटा सा हिमाचल प्रदेश, बताइए क्या 4 सीटों का कंट्रीब्यूशन हमारा एमपी का है, उसके बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से हैं। और वो इसलिए नहीं कि आप कोई और उसमें कंपैरिजन बिठा रहे हो, वो इसलिए क्योंकि अपनी क्षमता से। उनका आप रिपोर्ट कार्ड पिछला उठा करके देखिए, चुनाव देख लीजिए आप, एक चुनाव उनका एक से बढ़कर एक प्रदर्शन उनका हर चुनाव में रहा है, उनकी सूझबूझ का रहा है, उनकी स्ट्रैटेजी का रहा है। तो ऐसे राष्ट्र को ऐसा अध्यक्ष मिलना, वो भी हमारे हिमाचल प्रदेश से, बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व का विषय है। तो यहां तो केवल एक ही मूल मंत्र है, आप काम करते जाइए, संगठन की पद्धति को, उनके पद चिन्हों पर, संगठन के पद चिन्हों पर आप चलते जाइए। जो आपका शीर्ष नेतृत्व आपको काम दे रहा है उसको अक्षरशः पूर्ण करते जाइए। बाकी जब अवसर आएगा तो संगठन खुद तय करता है, शीर्ष नेतृत्व खुद तय करता है। क्योंकि युवा मोर्चा को भविष्य में उनकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो युवाओं की कितनी सुनी जाती है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है जितना युवाओं को महत्व, और युवाओं के लिए अगर कोई सरकार कुछ करती है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और युवा मोर्चा को एक फ्रंटल मोर्चा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि युवा जो है वो दशा और दिशा बदलने की क्षमता रखता है। और क्षमता इसलिए रखता है, अपने विचारों से रखता है, और विचार वो जो संगठन द्वारा दिए गए हैं उन विचारों पर चल करके रखता है। हम कोई अपने आप से कोई नई बात नहीं बनाते, बात वो बताते हैं जो संगठन बताता है, और संगठन वो बताता है जो वो कर रहा है। चाहे वो, मैं फिर जोड़ रहा हूँ, सेंटर की स्कीम्स है, यहाँ कुछ अन्य योजनाएं जो हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की जो योजनाएं हैं, हम उनको बताते हैं, उनको लेकर के ही हम युवाओं को जोड़ते हैं। और आप बात कह रहे थे कि
युवा मोर्चा फ्रंटल क्यों है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितने अभी शीर्ष नेतृत्व पर लोग भारतीय जनता पार्टी में बैठे हों, सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ही बन करके निकले हैं। चाहे उसमें जयराम जी हों, चाहे राजीव बिंदल जी हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हों, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी हों, वो सब युवा मोर्चा से लेकर के निकले हैं। तो हम कैसे कह दें कि नहीं सुनता, युवा मोर्चा की तो पूरी सुनता है। हमारे संगठन में युवाओं को पूरी तरजीह दी जाती है। मैंने उदाहरण आपको दे दिए आपके सामने, कई ऐसे नेतृत्व यहाँ हैं जो युवा मोर्चा से ही निकले हैं। महिलाओं को लेकर आपका क्या विचार है, क्योंकि उनका अनुभव भी काफ़ी है, युवा मोर्चा हो चाहे महिला मोर्चा हो, तो राजनीति के लिए आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए, महिलाओं को तो मैं कहूँगा इस बार जो है, महिलाओं को तो एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई रिप्रेजेंटेशन और वुमेन एम्पावरमेंट की बात कोई अगर कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आपका भी अगर इच्छा है तो आप भी आजमाइए। भारतीय जनता पार्टी 33% रिजर्वेशन लेकर के आ रही है इस बार चुनावों में कि महिला रिप्रेजेंटेशन हो। और ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन करेगा इसको? हाल ही में दिल्ली के अभी चुनाव हुए हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, अन्य और राज्य आप उठा करके देख लीजिए, वहां भी मुख्यमंत्री रही हैं। क्या कोई और क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कभी ऐसा इक्का दुक्का कहीं हुआ होगा? वो भी पारिवारिक अगर कोई उन्होंने समावेश फिट करना होगा तो किया होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। ये रिप्रेजेंटेशन केवल भारतीय जनता पार्टी में दी जाती है। मैं इसको और जोड़ता हूं एक बात से, वुमेन एम्पावरमेंट क्यों? मैं तो इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि युवाओं से जुड़ी हुई बात है। जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना थी, शायद आपको पता नहीं होगा, उसमें 25% सब्सिडी अगर पुरुषों को मिलती थी तो 30% सब्सिडी जो है महिलाओं को मिलती थी। क्यों? वुमेन एम्पावरमेंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर एम्पावर करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। अभी आप देखते होंगे पिछले कुछ समय से लेकर के मिलेट्स के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो जोर दे रहे हैं, क्यों दे, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट कर रहे हैं कि आप प्रमोट करिए, उनको एम्पावर करने का काम कर रहे हैं। ये सोच जो है महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की है। अपलिफ्टमेंट कैसे हो सकता है, और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे समाज हो। तो अभी जब आप देखते होंगे ऑपरेशन सिंदूर, इट वॉज लेड बाय फीमेल ऑफिशियल्स। जो स्टेटमेंट्स दी जाती थी वो फीमेल ऑफिशियल्स द्वारा दी जाती थी। ये मैसेज है, नए भारत का मैसेज है। क्या ये महिला सशक्तिकरण का मैसेज नहीं है? बिल्कुल है, मैं समझता हूं बिल्कुल है। ऐसी कई बातें हैं जिसमें बिल्कुल साफ झलकता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। पंचायत चुनावों को लेकर क्या कहेंगे? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा ये मौजूदा सरकार क्यों चुनाव टालने पर तुली है। आपको इतनी घबराहट है चुनाव हार जाएंगे, तो वो तो आप तब भी हारेंगे जब होंगे, अब भी वैसे भी हार ही रहे हैं। या इसमें कोई और छुपी हुई मंशा है कि आप बजट के यूटिलाइजेशन को लेकर के या नए बजट में आप चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है। वो उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन चुनाव आप अभी भी हारेंगे और चुनाव आप तब भी हारेंगे। हवाला तो ट्रेजरी का देते हैं। ट्रेजरी की तो इन्होंने, मैं ये कहूँगा आज ट्रेजरी जो है वो ट्रेजेडी हो गई है। ट्रेजरी नहीं रही, वो ट्रेजेडी हो गई है। यही नहीं समझ में आता वो खुली कब है और बंद कब है। एम्प्लॉइज अपना पेंशन, अपना प्रोविडेंट फंड नहीं निकाल पा रहे। अब मैं इसके ऊपर आपको एक बात याद दिला दूं। एक एम्प्लॉय बेचारे हमारे परिचित हैं, नाम लेना उचित नहीं, उनकी बेटी की शादी, पैसा चाहिए, प्रोविडेंट फंड चाहिए, स्वाभाविक है, पैसा लगेगा ना, पैसा तो लगेगा। पैसा निकालने गए, बोला मैंने 10 लाख मांगे थे। मैंने कहा फिर 10,000 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 रुपये से शादी हो जाएगी क्या? तो ये कैसा मजाक आप कर रहे हैं? क्या प्रदेश को बना करके रख दिया? कौन सा वर्ग खुश है आप मुझे बताइए? जिसको 10 लाख चाहिए उसको आप 10,000 रुपये दे रहे हैं।
कि नहीं यही दे सकते हैं हम लोग। आपको भी याद होगा, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, अलग से नहीं बात बता रहा हूँ। तो ये तो ट्रेजडी है, ये ट्रेजडी नहीं है, ट्रेजडी है जो ये मौजूदा सरकार ने खड़ी कर दी है। एक बहुत बड़ी ट्रेजडी है और आम लोगों के सामने, आम जनमानस के सामने ये ट्रेजडी है। और इस ट्रेजडी का अब केवल एक ही उपाय है, 2027 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, कमल का फूल खिलाएं, तब जा कर के इन समस्याओं का निवारण हो सकता है। तो आप श्योर हैं कि 2027 के चुनावों में बीजेपी आने वाली है और आप ऑन कैमरा सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दें? बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। समाज का हित चाहिए, प्रदेश का हित चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करना पड़ेगा, विकल्प नहीं है। आपने दे दिए ना, 5 साल इनको दिए हैं, 3 साल में देखिए क्या प्रदेश की दुर्दशा कर दी है। एम्प्लॉय सड़कों पर है, पेंशनर सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है। और मैं ये बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आप बोल रहे हैं इसलिए मैं छेड़ रहा हूं। कानून व्यवस्था की क्या हालत है, देखिए आप, कानून व्यवस्था की क्या हालत है। शरेआम छुरेबाजी, गोलियां चल रही, रिपोर्टिंग रूम के सामने मर्डर हो जाता है। ये कानून व्यवस्था है? गुंडागर्दी चली हुई है हर जगह, कहीं भू माफिया सक्रिय है, कहीं वन माफिया सक्रिय है। ये तो स्थिति है। आपको क्या लगता है ये बातें आम जनमानस से छुपी हैं? बिल्कुल नहीं छुपी है। जनता प्रतिक्रिया नहीं दे सकती, हाँ वोट के माध्यम से प्रतिक्रिया देगी। इसलिए मैं आश्वस्त हूं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन वो दिखती नहीं है। जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ गया है, क्राइम रेट क्या, मैं फिर वो युवाओं वाली बात पे आ जाता हूं। एक सर्वे है, उस सर्वे में मैं पढ़ रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हिमाचल प्रदेश का 30% है। ये अभी हुआ है, पहले नहीं था, अब हुआ है ये 3 साल, 30% है। और नेशनल एवरेज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की है दैट इज 14%। हिमाचल प्रदेश में डबल चले हुए। नेशनली जो है वो 14% की एवरेज है, हिमाचल प्रदेश में 30% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। तो नीति नहीं, नियम नहीं, तो स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण होनी ही है। इन सारी बातों को लेकर के इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए वोट मांग रहा हूं। वोट मांग रहा हूं बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए, वोट मांग रहा हूं समाज के लिए, समाज सुरक्षित हो। वोट मांग रहा हूं प्रदेश के विकास के लिए। इसलिए मैं ये आपके ऑन एयर में ये बात कर रहा हूं। तो 2027 में अगर आप आ जाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे पहले तो ये जरूरी है। इन बातों से कहीं ना कहीं समाज एक पूरा वर्ग आहत हुआ है, इसके ऊपर जोर करना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जरूरी है। जो अभी युवा परेशान हैं, कैसे नए रिसोर्सेज क्रिएट किए जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट और ज्यादा किया जा सके, उसके ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सक्षम है इन सारी बातों को पूरा करने के लिए। यह प्राथमिकता रहनी चाहिए। आपने अपने व्यक्तित्व जीवन के बारे में हमारे साथ साझा किया था, तो आज मैं फिर से वही चीज़ दोहराऊंगी कि आप प्रदेश महामंत्री हैं, तो जो आपने पूरे जीवन में सीखा है, आप आगे युवाओं को उस चीज़ को किस तरह से आप उस व्यक्तित्व में उतारने के लिए उनको सिखाते हैं या समझाते हैं उस चीज़ को कि जीवन में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए? देखिए, मैं पहले तो आपको ये कहूँगा कि जीवन में कंसिस्टेंसी, पेशेंस बहुत आवश्यक है। आज मैं महामंत्री हूँ, वो ऐसा नहीं कि मुझे एकदम से उठा करके महामंत्री बना दिया गया था, ऐसा नहीं है। मंडल के दायित्वों से लेकर के, जिला के दायित्वों से लेकर के, फिर प्रदेश का दायित्व मुझे दिया गया।
कंसिस्टेंसी की वजह से और पेशेंस की वजह से। कई उतार चढ़ाव आते हैं, स्वाभाविक है, सबके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी आते हैं। तो पेशेंस के साथ चलना पड़ता है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन बातों को जीवन में भी आत्मसात करने की आवश्यकता है। आज का जैसा दौर है, परेशानियां अलग हैं लेकिन परिणाम उनके एक ही हैं। अलग अलग परेशानियां हो सकती हैं लेकिन परिणाम उनका एक है कि हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जा रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहे हैं। तो मैं इस पे यही कहना चाहूँगा, एक तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, और क्या हम लोग अपने को समर्थ करने के लिए कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहें। जो मैं वो कह रहा हूं जो मैं खुद इन चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं। क्या हम समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी आवश्यक है। हम केवल अपना ही ध्यान न रखें लेकिन समाज को हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। और देश की राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उसको सबसे पहले रखें। ये मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ। आपके अंदर कोई एक ऐसी कमी होगी जो आप कभी किसी को ना बताएं, और कभी ऐसा रहा हो कि वो चीज़ आपको आज रियलाइज़ होती है कि शायद वो चीज़ पहले छोड़ दी होती तो शायद आज ऐसा ना होता? हाँ बिल्कुल, एक कमी ज़रूर है। मैं इमोशनल हूँ, भावनात्मक बहुत हूँ, और ऐसे उसमें कुछ निर्णय गलत भी हो जाते हैं। ये मुझे लगता है मुझ में कमी है। समय के साथ ठीक होगी शायद, मुझे लगता है बढ़ भी सकती है, कह नहीं सकता, प्रयास रहेगा कि ठीक हो जाए। तो उस चीज़ को लेके कभी ऐसा लगता है ना कि मतलब कभी कुछ गलत हुआ हो, कभी ऐसा? मैंने कहा आपको कि इमोशनल हूँ तो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। आज उस चीज़ का पछतावा होता है आपको जब कभी हुआ हो गलत? तो स्वाभाविक है, इंसान हूँ, कुछ जब गलतियाँ हुई हैं तो पछतावा होता है, ज़रूर होता है। हाँ, लेकिन ये निश्चय ये भी करता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराऊं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप सर? मैंने पहले ही कहा, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि युवाओं को एक डेडिकेशन के साथ समाज के लिए, अपनी स्टैंडिंग के लिए और देश के हितों के लिए खड़े रहने की आवश्यकता है। और कई बार जो है आप अपने पर्सनल बेनिफिट्स को ना देख करके लार्जर स्केल में बेनिफिट को देखें और उस हिसाब से आप निर्णय भी लें और उस हिसाब से काम भी करें। तो आने वाले समय में आप चुनावों में महिलाओं को कहाँ देखते हैं और युवाओं को कहाँ देखते हैं? आप 33% की बात कर रहे थे। मैं तो पहले ही कहा, दोनों ही महत्वपूर्ण है। युवाओं की सहभागिता बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है युवा सहभागी बनेंगे और बढ़ चढ़ के बनेंगे, क्योंकि मैंने जितना आपको ये सारी बातें कही हैं, मुझे लगता है ये मुझसे बेहतर उन युवाओं को पता है जो एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे थे। अब मैं फिर मुझे ध्यान आ जाता है तो इसलिए पिछले 3 साल में कई इंटरव्यूज़ ऐसे हो गए जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा। पिछले 3 साल में 3 लाख नौकरियां मिलनी थी, कितनी मिली वो सबको जाहिर है। केवल अगर कुछ मिला तो वो मिले हैं मित्र, केवल और केवल मित्र। मित्रों की भर्तियां जरूर हुई, बाकी जो है रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। ये मैं आपको जाते जाते सर एक सवाल आपसे एक और करूंगी, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक सवाल और करूंगी कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि बीजेपी आने वाली है 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ, लेकिन एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे। वो किस बिहाफ पे कहते हैं? और 3 साल का जश्न वो मंडी में मनाकर आते हैं जहाँ पर आपदा का इतना बड़ा ट्रेजिडी हुई थी। तो इस विषय को लेकर आप सर कहाँ तक समर्थ्य रखते हैं उस चीज़ को लेकर? देखिए रताम्बरा जी, वो
मुख्यमंत्री जी का ये कहना मुझे लगता है गलत भी नहीं है, क्योंकि वो केवल इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जो उनकी मित्र मंडली है, जो वो कहेगी वो तो वो ही कहेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि जो इनकी मित्र मंडली कहती करती है बस वही ठीक है, बाकी जो हम कर रहे हैं वो सब गलत है। तो मित्र मंडली ने कह दिया कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे आ रहे हैं। भाई कैसे आ रहे हैं? आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 10 गारंटियां दी थी, हम उसको पॉइंट वाइज अगर नोट डाउन करें, एक पूरी नहीं हुई उसमें से। आप बोल रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे थे, 1500 रुपए देंगे। कुल्लू के एक विधायक हैं, एक होला तो 1500, 2 होला तो 3000, ध्यान है आपको? 4 होला तो और इस तरह से कुछ कहानियां गढ़ दी गई थी। आज वो महिलाएं जब वोट मांगने जाएंगे ना, पूछेंगी 1500 रुपये कहाँ गए, दूध लेंगे, गोबर लेंगे, ऐसी गारंटियां दी थी। आपको लगता है कि फिर आप पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे जब आपने इतना बड़ा छल जो है वो प्रदेश की जनता के साथ किया, और हर वर्ग के साथ आपने ऐसा छल किया है। तो बागवानों को कहा था आप अपनी मर्जी से अपने दाम तय करेंगे। इतनी बुरी तरह से मार्केट क्रैश हुई है सेब की, किस तरह से बागवानों ने अपनी आर्थिकी को संभाला है, अपने जीवन यापन को संभाला है, वो तो वही जानते होंगे। और इन्होंने कहा था आप तय करेंगे, अब सेबों के दाम आप खुद तय करेंगे। दाम तो छोड़िए, जो सेब हमने दिया उसके पैसे नहीं मिल पा रहे हमको एचपीएमसी से, वो दिला दीजिए सुखू जी, उतनी मेहरबानी बहुत हो जाएगी। तो गोबर के लिए तो उनकी धर्मपत्नी खुद कहती है, कमलेश ठाकुर जी, की मुझे फोन करिए। तो क्या पूरे हिमाचल प्रदेश से लेकर के आ जाए वहाँ पर? और अभी मैं आपको बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अभी तो जो वो चुनाव हुआ है वो अभी ज़रा मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के घेरे में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से कुछ पैसे वहाँ पर बांटे गए हैं चुनाव के समय में, तो अभी तो केवल उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब ज़्यादा और इसमें पड़ेंगे तो और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो गई तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। मैं तो ये बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ आपको। प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं ये निर्णय का समय है। प्रदेश का ऐसा कोई वर्ग नहीं जो अछूता हो जिस तरह से नाइंसाफी वर्तमान सरकार कर रही है। शिक्षा में स्थिति बदतर है, स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थिति बदतर है, कई बातें मैं आपको बता चुका हूं। कर्मचारी परेशान घूम रहे, तनख्वाहें नहीं मिल रही, एचआरटीसी वाले आए दिन धरने दे रहे, कोई बात छुपी थोड़ी। कानून व्यवस्था ठप पड़ी। अगर इन सब बातों को ठीक करना है, युवाओं की आप स्थिति देखिए, युवाओं के पास रोजगार नहीं। मैं बोल रहा हूं 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है, कब जागेंगे? जब 50% हो जाएगा। जो मुख्य धारा जो एक प्रदेश को विकास की ओर ले जाती है, आपने उसका गला घोंट दिया। मेरा तो यही आग्रह है, अब मैं तो सबसे यही आग्रह करता हूं कि इस समय जो स्थिति है, तो मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, आम जनमानस, देश की प्रबुद्ध जनता सब जानती है। 2027 में इसका निर्णय जनता बखूबी करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और जनता से मेरा आह्वान है कि इस तरह का जो ये सरकार का रवैया रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी प्राथमिकताओं के साथ, आम जनमानस के साथ ये जुड़ी हुई पार्टी है। इन सारे विषयों को, मुद्दों को हल करने का प्रयास करेगी, और निश्चित रूप से ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को विकास की एक नई धारा के साथ जोड़ेगी और विकास की राह पर ले जाएगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के युवा मोर्चा महामंत्री सुशील कच्छोली जी। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।